हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन और आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज इस नए साल में हम संकल्प लेंगे कि हम इस बार NTPC का एग्ज़ाम पार ज़रूर करेंगे और नौकरी लेकर रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। नए साल का फर्स्ट दिन है आज, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है RRB NTPC 2025 के लिए, जिसमें हम पढ़ने रहे हैं GK GS। और ये हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास है और ये हमारी क्लास 28 है, ठीक है ना। इससे पहले हम 27 क्लासेस कर चुके हैं और ये हमारी क्लास 28 है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का दूसरा नाम है? तो विक्रमादित्य ये किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का दूसरा नाम है, ठीक है ना, दूसरा नाम है। तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम है विक्रमादित्य, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ये एक महान शासक था, ठीक है ना। यह एक महान शासक था जिसने 380 ईस्वी से 415 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है ना। 415 ईस्वी तक इसने शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ये चंद्रगुप्त प्रथम का पोता था, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम का पोता था और समुद्र गुप्त का बेटा था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ये चंद्रगुप्त प्रथम का पोता था और समुद्रगुप्त द्वितीय का बेटा था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चांदी के सिक्के चलवाए थे, ठीक है ना, चांदी के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, फिर बात करें हम यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम की, ठीक है ना, चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये से गुप्त वंश का असली संस्थापक माना जाता है, ठीक है ना, रियल फाउंडर इसे कहा जाता है, असली संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है। चंद्रगुप्त एक महान शासक था, ठीक है, और चंद्रगुप्त को ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है ना। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य को आगे बढ़ाया, ठीक है ना, गुप्त साम्राज्य को आगे बढ़ाया। समुद्रगुप्त एक महान शासक था, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था, ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता था, ठीक है ना। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो ये कहा था विंसेंट स्मिथ ने, ठीक है ना। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली राजा था, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है? श्वेत क्रांति से संबंधित कौन नहीं है? तो इनमें से श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है नॉर्मन बोरलॉग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नॉर्मन बोरलॉग ये श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है। ये कौन है? तो यह एक अमेरिकी कृषि विज्ञान है, ठीक है ना, अमेरिकी कृषि विज्ञान है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। फिर बात करें हम यहाँ पे श्वेत क्रांति की, तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है ना, वर्गीस कुरियन ये श्वेत क्रांति के जनक हैं, ठीक है ना। इन्होंने श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी और श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है और इसके जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन और त्रिभुवन
दास, त्रिभुवन दास के साथ मिलकर इन्होंने अमूल की स्थापना की थी, ठीक है ना। अमूल की स्थापना की, ठीक है। अमूल की स्थापना की कहाँ पर की थी इन्होंने अमूल की स्थापना? तो ये इन्होंने की थी आनंद में, ठीक है ना। आनंद में इन्होंने अमूल की स्थापना की थी, ठीक है। फिर अमूल का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म, तो अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। ये अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1970 में, ठीक है ना। 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी और यह चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, ठीक है ना। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली थी? तो ये चली थी 1969 से 1974 तक, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय 1969 से 1974 तक चली थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया है श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इन्होंने अमूल की स्थापना की थी और इसका हेड क्वार्टर आनंद में, ठीक है ना। हेड क्वार्टर आनंद है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है काली मिट्टी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी और काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है, रेगुर मिट्टी को। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है। यहाँ पे जो मंदिर दिए गए हैं ये चोल मंदिर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? तो ये है कंपहारेश्वर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंपहारेश्वर। ये चोल मंदिरों में से एक नहीं है, ठीक है ना। ये और ये कंपहारेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु में, ठीक है ना। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में, तंजावुर जिले में स्थित है, ठीक है, कंपहारेश्वर मंदिर। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है? तो कौन सा हवाई अड्डा दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है? तो ये है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड को शुरू में भारत में निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र के प्रबंधन के लिए बनाया गया था? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड को भारत में मतलब किस इस्पात संयंत्र के प्रबंधन के लिए इसे बनाया गया था? तो इसे बनाया गया थे राउरकेला के लिए, ठीक है ना। राउरकेला के लिए इसे बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणु कण की खोज की थी? जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणु कण की खोज की? तो इन्होंने खोज की थी न्यूट्रॉन की, ठीक है ना। न्यूट्रॉन की इन्होंने खोज की थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। न्यूट्रॉन की इन्हें खोज की थी, कब की थी? 1934 में इसकी खोज की थी और जेम्स चैडविक को 1935 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। न्यूट्रॉन के लिए नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त किया गया था, ठीक है, जेम्स चैडविक को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एपिग्राफी अभिलेख से क्या तात्पर्य है? अभिलेख से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है शिलालेखों का अध्ययन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिलालेखों का अध्ययन, यानी कि कहीं दीवारों पे अपने बारे में लिखवा देते थे जो पहले के जो सम्राट थे। तो सबसे ज़्यादा अशोक के टाइम पे लिखा गया, ठीक है ना। सम्राट अशोक के टाइम पर अभिलेखों का शिलालेखों का अध्ययन हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, टेनिस का निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? टेनिस का कौन सा टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो ये खेला जाता है रोलैंड गारोस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रोलैंड गारोस, ठीक है। इसे
फ्रेंच ओपन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, फ्रेंच ओपन भी कहा जाता है इसे, ठीक है ना, रोलैंड गारोस को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम बताइए। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम, ठीक है। तो इनकी बेटी का नाम था प्रभावती गुप्त, ठीक है ना, प्रभावती गुप्त इनकी बेटी का नाम था। चलिए नेक्स्ट है, इडुक्की बांध किस नदी पर बना है? इडुक्की बांध यह किस नदी पर बना है? तो यह बना है पेरियार नदी पर, ठीक है ना, पेरियार नदी पर केरल में ये इडुक्की बांध बना है और ये 554 फीट लंबा है, ठीक है ना, इडुक्की बांध। और ये एशिया का तीसरा मेहराबदार बांध है, ठीक है ना, एशिया का तीसरा मेहराबदार बांध है ये, ठीक है ना, इडुक्की बांध। चलिए नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में काट एवं दाह कृषि को बेवर के नाम से जाना जाता है? काट एवं दाह कृषि को बेवर के नाम से जाना जाता है किस राज्य में? तो ये जाना जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में काट एवं दाह कृषि को बेवर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, ध्वनि की एसआई इकाई का नाम किस भौतिकी वैज्ञानिक के सम्मान पर रखा गया है? तो ध्वनि की एसआई इकाई का नाम किस भौतिकी वैज्ञानिक के सम्मान पर रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के सम्मान पर रखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसकी शुरुआत मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस वर्ष पहले भारतीय चंद्रमा मिशन चंद्रयान फर्स्ट के लिए इसरो के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी? तो चंद्रयान फर्स्ट के लिए इसरो के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, तो ये कब दी थी? तो ये दी थी 2003 में, ठीक है ना, 2003 में चंद्रयान फर्स्ट के लिए इसरो के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी भारत सरकार ने, ठीक है। और यह पहला चंद्रयान मिशन था मानव रहित, ठीक है ना, मानव रहित, ठीक है, पहला मानव रहित चंद्रयान मिशन था ये। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? तो भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित, इनमें से कौन सही सम्मिलित है? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला तो इसमें है भाग 3 नागरिकता, तो ये गलत है, नागरिकता है भाग 2 में, ठीक है, भाग 2 में नागरिकता है और ये अनुच्छेद 5 से 11 तक है, ठीक है ना, अनुच्छेद 5 से 11 तक है, नागरिकता भाग 2 में है, ठीक है ना, भाग 2 में है। फिर बात करें भाग 3 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 3 में नहीं है, ये किस में है? तो ये है भाग 4 में, ठीक है ना, भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है और यह अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है ये। फिर बात करें भाग 3 में मौलिक कर्तव्य है, तो ये भी गलत है, भाग 3 में मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य ये भाग 4A में है, ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य ये भाग 4A में है। और किस अनुच्छेद में? तो ये है अनुच्छेद 51A में है, ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है और अनुच्छेद 51A में। फिर बात करें भाग 3 मौलिक अधिकार, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भाग 3 मौलिक अधिकार, क्योंकि मौलिक अधिकार ये भाग 3 में ही, ठीक है ना, संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है ना, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है इसे, ठीक है, भाग 3 को। और मौलिक अधिकार ये किन अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है ना, अनुच्छेद 12 से
35 तक है मौलिक अधिकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन गूगल की मूल कंपनी है? गूगल की मूल कंपनी है, तो इनमें से कौन सी गूगल की मूल कंपनी है? ठीक है ना, तो ये है अल्फ़ाबेट इंक डॉट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्फ़ाबेट इंक डॉट। ठीक है ना, ये गूगल की मूल कंपनी है। फिर बात करें गूगल की स्थापना कब हुई या शुरुआत कब हुई, तो ये हुई थी 4 सितंबर। ठीक है, 4 सितंबर 1998 में। ठीक है, 4 सितंबर 1998 में कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी कैलिफोर्निया यूएसए में। ठीक है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, अंडमान टील किस श्रेणी की पशु प्रजाति का उदाहरण है? अंडमान टील ये किस पशु प्रजाति का उदाहरण है, तो ये है स्थानिक प्रजाति का उदाहरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थानिक प्रजाति। नेक्स्ट है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 25 फरवरी 1950 को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 25 फरवरी 1950। नेक्स्ट है, उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थीं। तो उस नेता का क्या नाम है जिसके कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी? तो उस नेता का नाम है M.R. जयकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, M.R. जयकर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उदिन ने मगध की राजधानी को डैश से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। तो उदिन ने मगध से राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया, तो इन्होंने राजगृह, ठीक है ना, राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, उदिन ने। नेक्स्ट है, 1974 में पोखरण में भारत के पहले परमाणु परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1974 में पोखरण में भारत के पहले परमाणु परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे होमी सेठना। ठीक है ना, होमी सेठना इसके अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट है, उड़ीसा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में किस खनिज का बड़ा भंडार है? तो उड़ीसा के कोरापुट जिले में पंचपटमाली में किस खनिज का बड़ा भंडार है? तो यह है बॉक्साइट का। ठीक है ना, बॉक्साइट का भंडार है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो फर्स्ट देखें, मानव आँख द्वारा छवि निर्माण, ये तो प्रकाश अपवर्तन का उदाहरण है। इंद्रधनुष का निर्माण, ये भी प्रकाश अपवर्तन का उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना, ये भी प्रकाश अपवर्तन का उदाहरण है। डूबते सूरज का लाल होना, ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डूबते सूरज का लाल रंग होना, ये प्रकाश के अपवर्तन का कारण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, पश्चिमी भारत में घारपुरी द्वीप पर पाई जाने वाली गुफाओं के नाम बताइए जिन्हें 1987 में यूनेस्को विरासत स्थल का दर्जा मिला। तो घारपुरी द्वीप पर पाई गई जाने वाली गुफाओं के नाम क्या है जिन्हें 1987 में यूनेस्को विरासत स्थल का दर्जा मिला? तो ये थी एलिफेंटा की गुफाएं। ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एलिफेंटा की गुफाएं हैं जिन्हें 1987 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला। ठीक है ना, और ये कहाँ पर है? तो घारीपुरी द्वीप पर तो ये पाई जाती हैं, और ये मुंबई के बंदरगाह में स्थित है। ठीक है ना, मुंबई के बंदरगाह में स्थित है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी आरआरबी एनटीपीसी 2025 की क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।